हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज गौरव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इंफिनिटी। आई एम एन ऑथर ऑफ दिस टू वर्कबुक्स which is of Science 1 and Science 2 for Standard 10 Maharashtra Board. If you want to purchase that workbook, the books are available at Amazon. You can go into the description box. The links are available in the description box. From that you can purchase. So, hello students. From this video, we are going to start the lecture number 2 of the chapter Periodic Classification of Element, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव के बारे में. सर, कसल्याच प्रकारचा डोक्याला त्रास न घेता लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ. Welcome back students. In this video we are going to start the second lecture of this chapter जिसका नाम है न्यूलैंड्स ऑक्टेव. लेकिन इसके पहले वीडियो में हमने एक टॉपिक क्लियर किया था जिसका नाम था डोबेरेनर्स ट्रायड. मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप पहले वो वीडियो देख लो, जिसके वजह से आपका आज का वीडियो का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा. अगर आपको वीडियो देखना है तो मैंने ऊपर वाले आई बटन में वो लिंक दी है, आप उसके क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो. सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूलैंड्स ऑक्टेव. तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव को. तो मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है जिसका शिकार आप बन गए हो, जिसके पहले न्यूलैंड्स ऑक्टेव स्टार्ट करने से पहले मैं आपको साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगा. ये मेरी बहुत बुरी आदत है. तो हम देखेंगे न्यूलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी, उसका नाम क्या था, वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता था, ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे. तो न्यूलैंड्स का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे. न्यूलैंड्स का नाम था जॉन अलेक्जेंडर रेना न्यूलैंड. आई रिपीट, जॉन अलेक्जेंडर रेना न्यूलैंड. इसके नाम में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी है. इसका नाम था जॉन अलेक्जेंडर. रेना ये जो वर्ड है इट इज अ सरनेम ऑफ हिज मदर एंड जो न्यूलैंड नाम पड़ा है इट इज अ सरनेम ऑफ हिज फादर. इन सारे नाम को कलेक्ट करके ये नाम बना है जॉन अलेक्जेंडर रेना न्यूलैंड. ये कौन से कंट्री से बिलोंग करता था? इट बिलोंग्स टू ब्रिटेन कंट्री व्हिच बिलोंग्स टू यूनाइटेड किंगडम एंड हेंस इट इज नोन एज अ इंग्लिश साइंटिस्ट. अब ये ब्रिटेन कंट्री है का यूनाइटेड किंगडम है क्या? तो आपको रेड डॉट में जो दिख रहा है दैट इज यूनाइटेड किंगडम. अब हम स्टार्ट करते हैं. हम देखते हैं कि अपना जो पिछले वाले साइंटिस्ट थे डोबेरेनर सर, इनके कंट्री से कंट्री कितनी दूर है. तो आप देख पा रहे हो जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है इट इज अ कंट्री ऑफ डोबेरेनर सर दैट इज जर्मनी. एंड आपको जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है उसके बाजू में इट इज अ कंट्री ऑफ सर न्यूलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम. बहुत नजदीक रहते थे दोनों भी भाई भाई जैसे ही थे. देखो तो डिस्कवरी ईयर कौन सा था? दैट इज 1866. याद रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक से आपको क्लियर हो जाएगा. देखो ये डिस्कवरी हुई थी आफ्टर 49 इयर्स ऑफ डोबेरेनर्स ट्रायड. अब मैंने आपको डोबेरेनर्स ट्रायड को याद रखने के लिए एक ट्रिक बताई थी. 18 - 1 दैट इज 17. 1817 बताई थी. उसी तरह आपको भी कैलकुलेट करना है. समझ लेना है कि 50 इयर्स बाद ये डिस्कवरी हुई थी. 1817 प्लस 50 दैट इज 1867. जैसे 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके हमने 17 निकाला था, उसी तरह 1867 से भी एक सब्ट्रैक्ट करो, आपको मिल जाएगा 1866. मुझे पता है ये ट्रिक इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको याद रखने के लिए काम में आएगी. फिर से देखो इन्होंने डिस्कवरी कौन कौन सी की थी. जैसे डोबेरेनर सर ने लैम्प ढूंढा था, ट्रायड ढूंढा था, उसी तरह इन्होंने कौन कौन सी डिस्कवरी की थी?
तो इन्होंने सिर्फ एक ही डिस्कवरी की थी जिसका नाम है न्यूलैंड ऑक्टेव, जो हमको आज पढ़ना है। और इस डिस्कवरी के लिए उनको मेडल दिया गया था, अवार्ड दिया गया था। उस अवार्ड का नाम है डेवी अवार्ड। डेवी अवार्ड इट इज अ वेरी प्रेशियस अवार्ड इन यूनाइटेड किंगडम, जिसके साथ अगर मैं कंपैरिजन करके अगर आपको एग्जांपल दूं तो अपने इंडिया का जैसे भारत रत्न एक बहुत प्रेशियस और बहुत बड़ा अवार्ड है, उसी तरह यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है डेवी अवार्ड, जो इनको इस वर्क के लिए मिला था, जिसके अंदर विनर्स को मिलता है 1000 पाउंड्स का कैश। उस समय में मिला करता था, अब ये बढ़ गया है 2000 पाउंड का। अगर हम इसको अपने इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देखते हैं, इट इज नियर अबाउट 1,01,948.498 रुपीज। उसी के साथ अगर हम 2000 पाउंड को अगर हमारे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते, इट इज नियर अबाउट 2,03,874। सो इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूलैंड। व्हाट इज न्यूलैंड ऑक्टेव? न्यूलैंड ऑक्टेव ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कैसे किया था और डोबेरेनर की कैसे हेल्प ली थी और खुद का उसमें क्या नया डाला था जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन अलग पैटर्न से हुआ। तो आज हम देखते हैं इन सारे सवालों का जवाब। तो सबसे पहले आता है टोटल 56 एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर्ड। उस टाइम पे टोटल 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे। वो सारे के सारे एलिमेंट जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो सभी एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर्ड हुए थे और जिसको न्यूलैंड ने क्लासिफाई करने का काम किया था। अब क्लासिफाई करते समय उसने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी, वो सभी स्ट्रेटेजी एज इट इज हम अप्लाई करके देखेंगे क्या होता है। तो ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास नंबर। सबसे पहले उसने क्या किया, जितने नॉन एलिमेंट्स थे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस में अरेंज किया। तो सबसे छोटा एटॉमिक मास नंबर किसका आता है, तो सबसे छोटा एटॉमिक मास नंबर आता है हाइड्रोजन का, तो उसको उसने सबसे पहले रखा। सेकेंड नंबर पे आता है लिथियम, जिसका एटॉमिक मास नंबर 7 है, तो उसने उसको सेकेंड नंबर पे रखा। थर्ड नंबर पे आता है बेरिलियम, जिसका एटॉमिक मास नंबर 9 है। उसके बाद आएगा बोरॉन, जिसका एटॉमिक मास नंबर 11 है। उसके बाद आएगा कार्बन, जिसका एटॉमिक मास नंबर 12 है। उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक मास नंबर 14 है। उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक मास नंबर 16 है। और इसी तरह वो सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता गया। पूरे 56 एलिमेंट्स को उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, जो आपको दिख रहा होगा पूरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तब उसने नया क्या किया, ये तो काम डोबेरेनर ने भी किया था, लेकिन एक काम उसने नया किया। कौन सा, देखो, he studied the chemical properties of all that elements। उसकी फिर से उसने केमिकल प्रॉपर्टी को डीप में जाके स्टडी किया, तो उसको क्या मिला, तो उसको एक ऐसा पैटर्न मिला जो क्लासिफिकेशन में बहुत बड़ा काम किया। तो उसने क्या किया, जो आपको 19 नंबर का फ्लोरीन दिख रहा है, वो जो था वो सेम प्रॉपर्टी दिखा रहा था हाइड्रोजन के साथ, सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था हाइड्रोजन के साथ। तो इसने क्या किया, सोडियम फ्लोरीन को वहां से उठा के हाइड्रोजन के नीचे ला के रख दिया। उसके बाद सोडियम, वो भी सेम प्रॉपर्टी दिखा रहा था लिथियम के साथ। देन मैग्नीशियम भी सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था बेरिलियम के साथ। एल्यूमिनियम भी सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था बोरॉन के साथ। सिलिकॉन भी सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था कार्बन के साथ। और उसी तरह बाकी एलिमेंट्स भी सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे उसके पहले एलिमेंट्स के साथ, मतलब ऊपर वाले एलिमेंट के साथ। तो उस पर से उसको एक पैटर्न मिला। वो पैटर्न क्या था, कि उसको एक पैटर्न मिला, जो पैटर्न था every 8 element showing the same chemical property with that of the first। क्या मिला था, हर एक 8वां एलिमेंट उसके पहले एलिमेंट के साथ सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा था। देखो आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगी जब मैं उसका नंबरिंग करूंगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 दिख रहा है। 8 नंबर का फ्लोरीन सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, आपको दिख भी रहा होगा, दिख रहा है। तो उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम नंबर 9 पे आता है, वो सेम प्रॉपर्टी दिखा रहा था लिथियम के साथ जो नंबर 2 पे आता है। अगर हम लिथियम से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो सोडियम 8वें नंबर पर ही आता है। तो अगर 8वें नंबर पे आता है तो एक म्यूजिकल सप्तक आता है, तो ही कंपेयर दैट क्लासिफिकेशन विद दैट म्यूजिकल सप्तक। अब देखो म्यूजिकल सप्तक के साथ क्यों कंपेयर किया, तो मैं आपको बोल देता हूँ। देखो सा रे ग म प ध नी एंड सा,
देखो पहला सा कितने नंबर पे फिर से रिपीट हुआ, 8वें नंबर पे। इसी तरह उसने सेम प्रॉपर्टी उसमें भी देखी कि पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट के साथ सेम मिलता है, तो उसको एक क्लासिफिकेशन का पैटर्न मिला, और क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या मिला, एक टेबल बनाने का फॉर्मेट भी मिल गया। तो देखो टेबल समझते, न्यूलैंड ने कैसे क्लासिफाई किया था उसके टेबल को डीप में जाके समझते हैं। तो देखो ये था टेबल जिसके अंदर उसने क्या बनाया, ऊपर आपको दिख रहा होगा म्यूजिकल नोट जिसमें दिख रहा है सा रे ग म प ध नी सा के अलग अलग कॉलम दिख रहे होंगे। उसके नीचे वेस्टर्न म्यूजिकल नोट दिए, क्योंकि फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता था, अपने कंट्री के म्यूजिकल नोट नहीं यूज करेगा, उसने वेस्टर्न म्यूजिकल नोट यूज किए थे जो थे डू रे मी फा सो ला ती। आई रिपीट, डू रे मी फा सो ला ती, दे आर द वेस्टर्न म्यूजिकल नोट। अपने इंडिया के म्यूजिकल नोट से वो थोड़े डिफरेंट रहते हैं। और नीचे सब एलिमेंट्स के लिए ब्लैंक जगह छोड़ दी। अब हमने जो अभी क्लासिफाई किए थे वो एलिमेंट्स को हम फटाफट रख देते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। इन सारे एलिमेंट्स को उसने उसके अरेंज के अकॉर्डिंग लगाया, जिसके अंदर हर एक एलिमेंट्स उसके ऊपर वाले एलिमेंट के साथ सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था, मतलब उसका फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था। उसी तरह उसने पूरे 56 एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई किया और इस टेबल में फिक्स किया। लेकिन जब इस टेबल को डीपली स्टडी किया गया तो उसमें 4 गलतियां मिली, टोटल 4 गलतियां मिली। तो आइए स्टडी करते हैं उस 4 गलतियों को, जिसको हम बोलेंगे लिमिटेशंस, जो बोर्ड के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव। तो देखो ध्यान से देखो, मैं आपको एक पैटर्न में समझाऊंगा तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो पहला गलती थी, ऑक्टेव रूल ओनली फॉलो अप टू द कैल्शियम। कैल्शियम के बाद ऑक्टेव रूल फॉलो नहीं हो रहा था। तो देखो समझने की कोशिश करते कैसा है। तो उसके बाद आएगा क्लोरीन। क्लोरीन सेम प्रॉपर्टी दिखा रहा था फ्लोरीन के साथ। उसके बाद आने वाला पोटेशियम भी सेम प्रॉपर्टी दिखा रहा था सोडियम के साथ। और उसके बाद आने वाला कैल्शियम भी सेम प्रॉपर्टी दिखा रहा था मैग्नीशियम के साथ। लेकिन अब यहाँ से होती है विलन की एंट्री। विलन की एंट्री मतलब क्या, इसके बाद में आने वाले सभी एलिमेंट्स न्यूलैंड ऑक्टेव के लिए विलन डिसाइड हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ के एक भी एलिमेंट न्यूलैंड ऑक्टेव को फॉलो नहीं कर रहे थे, कैल्शियम तक ही न्यूलैंड ऑक्टेव फॉलो हो रहा था। तो ये सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, आपको दिख रहा होगा वहाँ पे कोबाल्ट एंड निकेल ब्लू कलर के बॉक्स में, इधर दिख रहा होगा सेरियम एंड लैंथेनम ब्लू कलर के बॉक्स में। ये उसकी गलती थी, एक ही बॉक्स में उसने दो एलिमेंट्स को रखा था। लेकिन अगर हम इसको गलत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने अरेंजमेंट कैसे किए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास नंबर। मतलब क्या, हमको हर एक एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, राइट। अगर उसने कोबाल्ट एंड निकेल को एक ही बॉक्स में रखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि उनका एटॉमिक मास नंबर सेम होगा, इसलिए उसने एक ही बॉक्स में रखा होगा। लेकिन उन दोनों का एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है, तो अलग अलग बॉक्स में रखना चाहिए था, उसको एक ही बॉक्स में रखा। लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी, पूरे 56 एलिमेंट्स को बिठाने के लिए उसने कई कई जगह पे दो एलिमेंट जबरदस्ती रख दिए। 56 एलिमेंट्स को एकोमोडेट करने के लिए उसने जबरदस्ती वो एलिमेंट्स को आगे फिक्स किया। वही पॉइंट आपको सेकंड पॉइंट है, न्यूलैंड्स प्लेस 2 एलिमेंट्स इन सम बॉक्सेस टू एकोमोडेट ऑल द नॉन एलिमेंट्स। पूरे नॉन एलिमेंट्स को बिठाने के लिए जबरदस्ती उन्होंने एक एक बॉक्स में दो एलिमेंट्स को रखे। उसकी सेकंड गलती थी। थर्ड गलती देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले आपको समझा देता हूँ, बाद में रीड करता हूँ। तो थर्ड गलती कौन सी है, आपको ग्रीन कलर में कोबाल्ट एंड निकेल दिख रहा है और यहाँ पे आपको आयरन दिख रहा है। इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल, इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक्यूरेटली मैच करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, ये तीनों भी किसी एक नोड में रखे जाने चाहिए थे, लेकिन इन तीनों को बहुत दूर रखा गया। इसका मतलब क्या, तो ये गलत है, क्योंकि अगर आपने केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया है तो एक ही नोड में आने को ना था, राइट।
ए उसमें गलती थी उसके अकॉर्डिंग, और दूसरी भी गलती थी। देखो सा वाला कॉलम आपको दिख रहा होगा, मैंने रेड किया है, तो रेड किया हुआ कॉलम जो दिख रहा है सा वाला, तो कोबाल्ट एंड निकेल को किसके साथ रखा है? फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, एंड दैट थ्री ऑल आर हैलोजेंस। कोबाल्ट एंड निकेल को किसके साथ रखा गया? हैलोजन के साथ रखा गया। इसका मतलब क्या है? ये गलत बात है, क्योंकि उसमें क्या किया, सा के कॉलम में एक ही प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट होने चाहिए थे, लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टी वाले रखते हैं। उसी तरह टी वाला, यहाँ पे दिख रहा है आपको टी वाला कॉलम, चेक करो टी वाले कॉलम में क्या हो रहा है? आयरन किसके साथ रखा है? ऑक्सीजन एंड सल्फर। आयरन आपको पता है मेटल है, और ऑक्सीजन एंड सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। इन दोनों की प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? गलत है। तो अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को भी उसने एक ही नोड में रखा है, और बोला क्या था कि एक नोड में आने वाले सभी एलिमेंट सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। इट इज रॉन्ग, बहुत गलत किया। तो देखो वही पॉइंट है, he placed some elements with a different chemical property in the same node of octave। क्या किया? एक सेम नोड में डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को भी रखा गया। तो ये इसकी तीसरी गलती थी। अब चौथी गलती कौन सी थी? अब देखो न्यूलैंड के समय पे टोटल 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, 56 एलिमेंट, लेकिन आज कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है, मतलब टोटल 62 एलिमेंट्स की डिस्कवरी होनी बाकी थी। लेकिन अगर हम न्यूलैंड का टेबल पूरा चेक करते हैं तो 7/8 का टेबल था, उसमें 7/8 मतलब कितना होता है? 56 एलिमेंट्स को बैठने की जगह थी। न्यू डिस्कवर्ड हुए एलिमेंट्स के लिए उसने किसी प्रकार का प्रोविजन नहीं रखा था उसमें बैठने के लिए। मतलब 62 एलिमेंट्स अगर डिस्कवर्ड होते थे तो उसका टेबल उसमें काम में नहीं आता था, क्योंकि नए एलिमेंट्स को बिठाने के लिए न्यूलैंड्स के टेबल में जगह ही नहीं थी। तो इसीलिए चौथी गलती उसकी यही थी कि उसका फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स के लिए जगह नहीं रखी थी। तो देखो न्यूलैंड्स डिड नॉट हैव एनी प्रोविजंस टू एकोमोडेट न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। नए डिस्कवर्ड होने वाले एलिमेंट्स को एकोमोडेट करने के लिए न्यूलैंड्स के टेबल में कोई भी प्रोविजंस नहीं था। तो ये सारी गलतियां थी न्यूलैंड्स की। अब इसके बाद आने वाला साइंटिस्ट है मेंडलीव, इनकी गलतियां को उनको ठीक किया और एक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की दुनिया में क्रांति लाई। बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे, बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि उसकी डिस्कवरी भी वही थी, क्योंकि उसने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में इवोल्यूशन लाया था, क्रांति लाई थी। तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस टॉपिक के सभी अगर आपको इसका टॉपिक के ऑनलाइन टेस्ट छुड़ानी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप ऑनलाइन टेस्ट छुड़ा सकते हो। और आपको इस टॉपिक का और डीपली अगर स्टडी करना है तो एक स्पेशल एक्सरसाइज मेरे वर्कबुक में मैंने दिया है, यू कैन परचेस इट फ्रॉम Amazon and solve it to get a better concept, to get a deeper concept about that topic. So that's all for today. We will meet in the next video. Till then, good day, goodbye.